पिनेकल ने लॉन्च कर दिया एसएससी जीएस थ्योरी 3rd एडिशन। ये लेटेस्ट एडिशन है इसका जीएस थ्योरी किताब का, और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट पे, लोकल बुक शॉप पे ये किताब आपको मिलेगी। और इसमें सारे सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया। इसकी थ्योरी है और रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पे, मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको सबको सेग्रीगेट करके सीक्वेंस में बनाकर फिर उसके बाद थ्योरी डेवलप की जाती है, जिससे किताब सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बन सके। और इस किताब से 95% से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और आएंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की जीएस थ्योरी एसएससी एग्जाम स्पेशल जनरल स्टडीज़ की थ्योरी बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ चलेगा। अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जीएस थ्योरी के इस बुक में, सबसे पहले हम सब जो है गुप्ता डायनेस्टी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, और इसमें जो है गुप्त वंश के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गुप्तों में। क्योंकि गुप्त जो है संस्कृत, अगर हम लोग सांस्कृतिक उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो गुप्तों का जो पीरियड रहा उसको जो है स्वर्ण काल में रखा गया है। यानी ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रहता है इतिहास के हिसाब से, सांस्कृतिक उपलब्धियों के हिसाब से। चलेगा, क्लास को शुरू कर लेते हैं इसमें। और सबसे पहला गुप्त वंश के बारे में जानते हैं। तो कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, धातु विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति के साक्षी गुप्त शासन 320 से लेके 550 ईस्वी, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है या भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है इसे माना जाता है। यानी गुप्त एरा जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय इतिहास के हिसाब से, इसे स्वर्ण काल कहा गया है भारतीय इतिहास में। सांस्कृतिक उपलब्धियों के हिसाब से भी आप सब देख सकते हैं, संस्कृत यहाँ की जो है भाषा भी थी। साम्राज्य के शासक वंश की स्थापना जो है वो किसने करी थी? श्रीगुप्त ने। असल में नाम गुप्त था, राजा थे तो श्री लगाया तो श्रीगुप्त बन गए हैं संस्थापक के रूप में। इंग्लिश में पढ़ेंगे यहाँ से। फर्स्ट वन पेज पे एक इंट्रोडक्शन आप सबको यहाँ पे दिया गया है। द गुप्ता रूल 320 to 550 CE for witnessing all-round progress in spheres of arts, architecture, literature, science and technology, metallurgy and philosophy, regarded as the golden age of ancient India or golden period of ancient history. The ruling dynasty of the empire was founded by the king Srigupta. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एक चीज आपने देखी, दो बातें हम सब ने यहाँ पे पढ़ी। एक तो जो है इतिहास में स्वर्ण काल, स्वर्ण युग या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके समय को कहा गया है? तो गुप्त वंश को कहा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम अगर आप सबसे पूछता है तो क्या आंसर करोगे? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक हो गया है। दो बातें आप सबको यहाँ से इस पेज से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ से आप गोल्ड कॉइन देख सकते हैं गुप्तों के समय की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे एक शासन के बारे में हम लोग पढ़ के आएंगे, नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के परशु प्रकार के सिक्के मिलते हैं अलग अलग जगह से, और ये हरियाणा के भिवानी से भी सिक्के प्राप्त होते हैं। और उन सिक्कों पर जो है वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को पाया गया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी होगा। यानी समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने के साक्ष्य जो है उसके सिक्कों के आधार पर कहा गया है। कई बार ऐसी चीजें भी आती है कि समुद्रगुप्त जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, तो वीणा आ गया है। जैसे कि अकबर के बारे में नगाड़ा से पूछा जाता है। ऐसे कई बार ये चीजें भी एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं और हमसे यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ गुप्त वंश 5वीं सदी के संस्कृत के कवि कालिदास का इसमें जिक्र होगा। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे हम लोग जो है इतिहास में जब पढ़ने जाते हैं तो मुगल वंश में अकबर को पढ़ के आते हैं जिसमें अकबर के नवरत्न होते हैं। जैसे हम मराठा वंश में जाते हैं तो शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान पढ़ के आते हैं। जैसे तमिल साहित्य में अगर हम लोग जाते हैं तो तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय को, जिसको तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिकल युग माना जाता है, वहाँ तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते हैं जिनको अष्ट दिग्गज भी कहा गया। यहाँ पे संस्कृत में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ के आएंगे जिसके दरबार में संस्कृत के विद्वान रहते थे। यानी यहाँ पे संस्कृत के 9 रत्न के बारे में भी हम लोग पढ़ के आएंगे। तो कालिदास उनमें से एक है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 5वीं सदी के संस्कृत के कवि कालिदास ने गुप्तों को श्रेय दिया कि उन्होंने भारत के अंदर और बाहर लगभग 21 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसमें पारसिक, हूण, कंबोज, पश्चिम और पूर्व में स्थित औकस घाटियों, किन्नरों, किरातस और अन्य राज्य जो है वो शामिल थे। इंग्लिश में देखिएगा, द 5th century संस्कृत पोइट नेम कालिदास, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है।
credits the Guptas with having conquered about 21st kingdoms both in and outside India, भारत के बाहर भी और भारत के बाहर अंदर भी, including the kingdoms of Parasikas, Huns, Kambos, tribes located in the west and east Okus Valley in the Kintaras and others. उसके बाद एक पिल्लर के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, भीतरी स्तंभ शिलालेख। इनके शासनकाल की तारीखों में गुप्तों के कालक्रम और पुष्यमित्र और हुणों के साथ इनके संघर्ष का विवरण देता है। कौन सा? भीतरी स्तंभ शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। भीतरी पिल्लर इंस्क्रिप्शन डेट्स टू हिज रीजन गिव्स द क्रोनोलॉजिकल, किसका? क्रोनोलॉजिकल। पहले कहेंगे कि श्रीगुप्त बना, फिर घटोत्कच आया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, उसके बाद जो समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, ऐसे पूरा ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल है। तो क्या कह रहा है? भीतरी पिल्लर इंस्क्रिप्शन डेट्स टू हिज रीजन गिव्स द क्रोनोलॉजी ऑफ गुप्तास एंड हिज कॉन्फ्लिक्ट विद पुष्यमित्र एंड हूण। पुष्यमित्र और हूण के बीच जो संघर्ष हुए उनके बारे में भी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। पुष्यमित्र सुंग के बारे में पहले पढ़ के भी आते हैं, जिसने सुंग वंश की स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां से आप जो है गुप्ता एम्पायर को देख सकते हैं। जो तक्षशिला हो गया है आपका, यहाँ पे गिरंगारा हो गया, उज्जैनी हो गया है, प्रयाग हो गया है, पाटलिपुत्र, अयोध्या। तो ये पूरा जो आपको मैप के हिसाब से भारत में बताया गया है कि 21 राज्यों को जो इन्होंने जो है शामिल यहाँ पे कर लिया था। समुद्रगुप्त को इसीलिए भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जो है 12 दक्षिणावर्त और 9 उत्तरावर्त के जो शासक थे उनको पराजित करा था, इसलिए क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ये 2 पॉइंट आप सबको पता हो, हम लोग आगे इनका जिक्र भी करेंगे। समुद्रगुप्ता क्या कहलाता है दोस्तों? ये भारत का नेपोलियन कहलाता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन इसी वजह से। और अगर आप सबसे पूछे ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत के इतिहास के साथ जोड़ता है। ईरान का नेपोलियन जो है वो नादिर शाह है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने 1739 में 1739 में करनाल युद्ध में, किसमें? करनाल जो युद्ध लड़ा था, इसमें किसे हराया था? करनाल युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था इसने, मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई रहती है। इस युद्ध के बाद जो है ये अपने साथ मयूर सिंहासन ले जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और इस पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था वो कौन था? आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस मैप से हम सब ने देखा है कि गुप्त वंश का जो है शासन कहाँ तक था। ये 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में गुप्त वंश के संस्थापक हुए हैं। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जो घटोत्कच हुआ है। तो श्रीगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। श्रीगुप्त प्रथम करके नाम लिख दिया यहाँ पे। तो ये कौन था? पहला। तो ये पहले तो जो है गुप्त वंश के संस्थापक हुए। दूसरा, इसके उत्तराधिकारी का नाम क्या पढ़ के आते हैं? घटोत्कच। श्रीगुप्त 282-393 इज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। कौन थे श्रीगुप्त? ये गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर हो गए हैं। और ही वाज सक्सेटेड बाय हिज सन घटोत्कच। और उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका बेटा घटोत्कच बनता है। नेक्स्ट क्या हो इसके बाद? फिर यहां से हम लोग एक थोड़ा इमेज के जरिए भी देख सकते हैं। अब बात आती है चंद्रगुप्त फर्स्ट की। देखो, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ये 4-5 नाम जो हैं ये गुप्त वंश में सबसे महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आप सबको यहाँ से जो एग्जाम में टीसीएस ने हम सबसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में आप सबको अलग से यहाँ पे बताऊंगा कि हम लोग कैसे इन चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे और कैसे हम यहाँ से चीजों को ईजी कर सकते हैं। देखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ये पहला प्रसिद्ध शासक था जिसे राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पहला प्रसिद्ध शासक जिसने इस वंश के गौरव को बढ़ाया और इसलिए क्या कहा? इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसने किसकी उपाधि ली थी? तो पहला ऐसा शासक हुआ था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, यानी राजाओं के राजा की उपाधि ली थी। अब इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उत्तर बिहार क्षेत्र नेपाल में अपना प्रभाव भी बढ़ाया। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं। क्या बात बताई? पहला, चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है वास्तविक संस्थापक माना गया गुप्त वंश का। दूसरा पॉइंट क्या कहा? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो रहा कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ध्यान रखेंगे। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, बिहार नेपाल तक जो अपना प्रभाव भी बढ़ाया। तो ये 3 बातें हम सब ने इस पेज से पढ़ी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आती हैं 390 to 334 तक। He was the first famous ruler who is considered as the actual founder of the dynasty. Actual founder of dynasty. He assumed the title of Maharaja Dhiraj, that is King of Kings. राजाओं के राजा।
ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी एंड इंक्रीज्ड हिज इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ बिहार रीजन नेपाल। वहां तक जो अपने प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद देखो इन्होंने लिच्छवियों से दहेज में पाटलिपुत्र लिया था। लिच्छवियों से दहेज में क्या लिया था? पाटलिपुत्र, जो आज किस नाम से जाना जाता है? जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र मगध में राजधानी के रूप में भी हम लोग पढ़ के आते हैं वहां पे, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि चंद्रगुप्त ने जो है आगे तक अपना जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के आकृति वाले सोने के सिक्के कुमार देवी सिक्के के रूप में जाने जाते हैं। कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के सोने से बने थे, सोने के सिक्के, इनकी फोटो जिस पर थी, और इनको किस नाम से जाना गया? कुमार देवी सिक्के के नाम से जो इनको जाना जाता है। क्या लिखता है? ही गोट पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त फर्स्ट गोट पाटलिपुत्र इन डाउरी फ्रॉम लिच्छवीज। Gold coins bearing the figure of Kumar Devi and Chandragupta first, known as Kumar Devi coins, were issued। तो इनके द्वारा जो है जारी किए गए थे कुमार देवी सिक्के। पेपर में किसने जारी करे थे? तो आप सबका आंसर हो कि कुमार देवी सिक्के जो हैं वो कुमार देवी के नाम से ही जाने जाते हैं। कुमार देवी थी कौन? जो चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ हो गई हैं, और जिन्होंने ये सिक्के, दोनों की फोटो 3 सिक्कों पर, इनको जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद यहाँ से जो आप कुछ इमेज भी देख सकते हैं। कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। अब चंद्रगुप्त, अभी ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ के? श्रीगुप्त को पढ़ा। उसके बाद कौन राजा बना? घटोत्कच को पढ़ा। उसके बाद कौन बना? चंद्रगुप्त फर्स्ट बना, जो एक्चुअल फाउंडर हुआ और जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। अब उसके बाद कौन राजा बनता है? समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, 2-3 बातें खास खास करके आती हैं। एक हरिशेन का जिक्र आता है इसमें, और एक जो नेपोलियन, जो नाम मैंने आप सबको लिया, उसका जिक्र पढ़ देता है। चलिए पढ़िए। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी हुआ, फर्स्ट वन। इसने अपने वंश की राजनीतिक और सैन्य शक्ति का बहुत विस्तार किया। शास्त्रीय संस्कृत में इनके दरबारी हरिशेन द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के नाम से जाने गए थे। यहां पे देखिएगा, इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति जो शिलालेख है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख, इसकी रचना के साथ हम लोग नाम पढ़ के आते हैं किसका? हरिशेन का। हरिशेन का नाम भी ध्यान रखिएगा। दरबारी कवि था, जो किसके समय की बात हो रही है यहाँ पे? चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, और समुद्रगुप्त के बारे में ये सब चीजें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा, ही वॉज द सक्सेसर टू चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त कौन हुआ? चंद्रगुप्त फर्स्ट का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी हुआ। ही ग्रेटली एक्सपेंडेड हिज डायनेस्टीज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। उसने जो है बहुत अपने वंश की राजनीतिक और सैन्य शक्ति का बहुत विस्तार किया था। मैंने कहा ना, उसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करा। पहले लाइन भी बताई थी कि कालिदास ने भी कहा था कि 21 जो है राजाओं को पराजित करके भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने करा था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, दैट इज प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, कंपोज्ड बाय हिज कोर्टियर हरिशेन। तो किसके द्वारा लिखा गया था? हरिशेन के द्वारा। इन ए क्लासिकल संस्कृत क्रेडिटेड हिम विद एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मतलब कि अपनी शक्ति को बढ़ाया था यहाँ पे। शास्त्रीय संस्कृत में इनके दरबारी हरिशेन के द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसको क्या कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख, इन्हें व्यापक सैन्य विजय का आश्रय देता है। यानी इन्हीं की जो विजय है उनके बारे में जानकारी हम लोगों को यहाँ से मिलती है। ध्यान रखेंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का, जैसे मैंने आप सबसे कहा था ना, सिक्के जारी करे थे, तो सिक्कों पे क्या लिखते हैं? इसने असमेघ के सिक्के, बाघ का वध करने वाला सिक्का, युद्ध कुल्हाड़ी का सिक्का और वीणा का सिक्का। और इस वीणा पर खुद समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है, फोटो है समुद्रगुप्त की। और इस सिक्के को कई बार जो परशु प्रकार के सिक्के करके भी नाम दिया गया है। परशु प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के भी। ये कहां से मिलते हैं? तो एक जगह है मीताथल, मीताथल। और ये जगह कहां पे है? ये भिवानी में है। मीताथल भिवानी हरियाणा में जो है ये सिक्के जो हैं, इसके समुद्रगुप्त के सिक्के पाए गए हैं। वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। पहला देखो, अश्वमेध सिक्के, बाघ का वध करने वाला सिक्का, युद्ध कुल्हाड़ी का सिक्का और वीणा का सिक्का जारी किया। इसमें इन्हें वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया, इसीलिए समुद्रगुप्त को जो है संगीत प्रेमी भी कहा गया है। ये एक महान कवि, संगीतज्ञ और विद्या के संरक्षक थे। मतलब कि इसलिए क्या कहा गया है? कवि, संगीतज्ञ और विद्या के संरक्षक जो इनको माना गया है। इंग्लिश में देखेंगे, ही इश्यूड अश्वमेध कॉइन
टाइगर स्लेयर कोइंस, बैटल एक्स कोइन एंड वीणा कोइन इन विच he was displayed playing veena. He was a great poet, musician and patron of learning. तो आप कह सकते हैं कि पैटर्न ऑफ लर्निंग मीन संरक्षक हो गए विद्या के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखता है समुद्रगुप्त के बारे में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन। नेपोलियन से संबंधित मैंने आप सबसे कहा था आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित करा? आर्यवर्त के जो है 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करा। 12 शासकों को जो है पराजित करा। तो इसलिए 21 का जिक्र शुरू में कालिदास ने भी करा था। इन्होंने महाराजाधिराज और कविराज जैसी शाही उपाधियां धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले सबसे पहले में हम लोग नाम पढ़ के आते हैं किसका? चंद्रगुप्त फर्स्ट का। किसका पढ़ते हैं दोस्तों नाम? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दी महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ध्यान रखेंगे और इन्हीं को जो है वास्तविक एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। एक्चुअल फाउंडर जो है इन्हें ही माना जाता है। और कविराज की उपाधि से हमने बताया यहाँ पे कि इनको खुद को वीणा वादन करते हुए जो सिक्के पाए गए तो उसी से ये कहा गया कि ये संगीत प्रेमी है। यानी कविराज की उपाधि जो है किस गुप्त शासक को दी गई? तो समुद्रगुप्त को। यहां से देखेंगे विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि किसने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ गेव द टाइटल एज नेपोलियन ऑफ इंडिया टू हिम। ही एज्यूम्ड इंपीरियल टाइटल्स लाइक फर्स्ट वन महाराजाधिराज एंड सेकंड कविराज। तो कविराज की उपाधि और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी किसने? नाम ध्यान रखेंगे आप सब यहां से समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। यहां से जो आप एक इमेज के जरिए भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फिर नेक्स्ट है रामगुप्त। ये समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था। ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे मारा और उसके बाद जो है रानी ध्रुव देवी से शादी कर ली थी। रानी ध्रुव देवी के बारे में पढ़ के आते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक हमारे आ रहे हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड आ रहे हैं। अभी तक ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट वन हम लोग पढ़ के आते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद सेकंड नंबर पे घटोत्कच पढ़ के आते हैं। घटोत्कच के बाद कौन बनते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और एक्चुअल फाउंडर जो है गुप्ता डायनेस्टी के उनको माना जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, जिनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। कविराज की उपाधि जिन्होंने धारण करी थी। आर्यवर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित भी करा था। उसके बाद रामगुप्त और देन उसके बाद हम लोग पढ़ के आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे इंपॉर्टेंट शासक हो गए हैं यहाँ पे समुद्रगुप्त के बाद। He was the elder son of Samudragupta. He succeeded Samudragupta, but Chandragupta II killed him and married his queen, नाम ध्रुव देवी। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार की सीमा अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अब एक पॉइंट यह आता है कि सर्वाधिक मतलब सीमा विस्तार होता है ना अपने राज्य का। राजा महान कैसे? जिसने अपने राज्य का विस्तार करा, अनेकों राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य में उसका विलय किया या अपने साम्राज्य का विस्तार करा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है कि चरम सीमा पर पहुंच गया था, वो किसके समय की बात है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात है। 375 से लेके 414 ईस्वी तक जो राजा रहते हैं और अपनी सीमाएं अपनी जो सीमा का विस्तार करा, राज्य को बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम जो करते हैं। द पीक आ गया था, मतलब पीक ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर रीच इट्स हाइट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड द सन ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है उसको गुप्तों में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। यहाँ पे जो है पीक पॉइंट आ गया था इनके शासनकाल का। आप यूं कह सकते हैं पीक का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे कि क्षेत्रीय विस्तार की सीमा जो अपनी ऊंचाई तक पहुंची। नेक्स्ट देखो, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेरनाग की बेटी थी प्रभावती गुप्त। ये वाकाटक रानी थी जो महाराजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। इसने वाकाटक साम्राज्य पर जो है शासन करा था। यहाँ पर एक नाम ये भी आता है और ये एक टीसीएस का क्वेश्चन है, इसलिए बीच में हम लोगों ने इस पेज को ऐड करा है। ये टीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा। नाम है प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेरनाग की बेटी थी। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, वाकाटक की रानी थी जो महाराजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। रुद्रसेन के साथ शादी करती हैं प्रभावती गुप्त। इसने वाकाटक साम्राज्य पर शासन भी करा था। वाकाटक साम्राज्य साउथ में जब आप लोग पढ़ेंगे हम लोग वहां तब जानेंगे इनके बारे में। फिलहाल ये नाम ध्यान रखना है, टीसीएस ने कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? तो ध्यान रखोगे ये प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी।
प्रभावती गुप्ता was daughter of Chandragupta II and queen of Kubernaga. She was the Vakataka queen who was the consort of महाराजा रुद्रसेन II. तो जिन्होंने वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ शादी की और सी रूल्ड द वाकाटक किंगडम, तो उन्होंने वाकाटक किंगडम पर शासन भी करा था। तो वाकाटक किंगडम के शासन भी रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ना चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी ये। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। इतिहास में विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई थी। सबसे पहले उज्जैन के स्थानीय शासक विक्रमादित्य ही, जिन्होंने शकों को पराजित करा था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो ख्याति प्राप्त करी थी वो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो सबसे प्रसिद्ध हुए ऐसे विक्रमादित्य जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया है। और अंतिम अगर आप सबसे पूछे, विक्रमादित्य एक उपाधि, विक्रमादित्य एक उपाधि थी। इतिहास में टोटल अगर आप सबसे पूछे कि भैया कितने हुए विक्रमादित्य, तो आंसर क्या करेंगे 14। एंड द लास्ट विक्रमादित्य अगर आप सबसे पूछे कि बताइएगा लास्ट विक्रमादित्य कौन हुआ, लास्ट विक्रमादित्य अंतिम अगर आप सबसे पूछता है तो आप सब क्या आंसर करेंगे, लास्ट विक्रमादित्य, अंतिम विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य। क्या नाम है दोस्तों, हेमू विक्रमादित्य। रेवाड़ी का शासक था हेमू विक्रमादित्य, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक माना जाता है, हिंदू शासक। मुगल सेना को पराजित करके अक्टूबर 1556 में, जब अकबर का शासन था, यानी अकबर जब राजा बनते हैं तब की बात है, अक्टूबर 1556 में जो है, क्योंकि अकबर जो है उस समय मात्र 13-14 साल के थे, तो उनको पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक होता है हेमू विक्रमादित्य। तो 14 विक्रमादित्य हम लोग पढ़ के आते हैं। तो अब यहां से पढ़िएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, ब्रैकेट में लिखा कि सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत, कौन सा, गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा के शकों के खिलाफ उसका युद्ध था। द मोस्ट इंपोर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, दैट ब्रैकेट में क्या लिखा है, विक्रमादित्य, was his war against the Sakas of Western India, गुजरात, काठियावाड़ एंड वेस्ट मालवा। तो अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार या सैन्य शक्ति का प्रदर्शन जो है इन युद्धों में या इनके खिलाफ जो युद्ध हुए थे उनमें किया गया। गुजरात, काठियावाड़, पश्चिमी मालवा, शकों के खिलाफ जो है अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आप इमेज भी आप सबके लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न है हमारे सामने। यहाँ पे एक चीज आप सबको ध्यान रखनी है, इतिहास में जब भी हम लोग पढ़ के आते हैं, 2 तो नवरत्न के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। एक नवरत्न जो है वो अकबर के हैं। किसके पढ़ के आते हैं दोस्तों, अकबर के नवरत्न पढ़ के आते हैं, जिसमें बीरबल था, अबुल फजल था, मुल्ला दो प्याजा था, तानसेन था, मान सिंह थे। तो ये अकबर के नवरत्न जो बहुत फेमस है। एक हम लोग पढ़ के आते हैं अपने गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न पढ़ के आते। सेम इसी तरीके से आप सबको ध्यान रखना है कि अष्ट भी होता है, यानी 8 भी हैं। ये 8 भी 2 बार रिपीट होते हैं इतिहास में और 9 भी 2 बार है। 9 तो 2 बार आप सबने पढ़ लिए। एक तो किसके समय की बात हो गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात हो गई है, और एक 9 जो हम लोग पढ़ के आते हैं वो किसके समय की बात हो गई है आपकी यहाँ पे, चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर। और सेम 8 जो पढ़ के आते हैं, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो विजयनगर में संगम राजवंश आया, संगम के बाद सुलभ और सुलभ के बाद तुलुव राजवंश आता है। तो तुलुव राजवंश में जो है कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय के समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। तो उन्हीं के समय में जो है अष्ट प्रधान हम लोग पढ़ के आते हैं तेलुगु साहित्य के। सेम उसी तरीके से जब मराठा वंश को पढ़ा जाता है तो शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान पढ़ते हैं। तो वो सेम 8 भी आप सबको वहां याद रखने हैं और ये 9 भी आप सबको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक बार फटाफट से यहां से हम लोग पढ़ते हैं इनको। इन्होंने अमर सिंह, धनवंतरी, घटखरपर, कालिदास, क्षपनक, शंकु, वराहमीर, वररुचि और वेताल भट्ट नामक 9 रत्न जो है वो नियुक्त करे थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कालिदास। कालिदास सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है धनवंतरी। 3 चीजें आप सबको पढ़नी है इतिहास में। 3 जो राजवेद होते हैं ना, जो डॉक्टर हम लोग जिनको कह के आते हैं राजवेद, जिसमें एक हम लोग पढ़ के आते हैं धनवंतरी को, एक हम लोग पढ़ के आते हैं बिंबिसार का जो राजवेद हुआ था जीवक, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे सामने वो कनिष्क का चरक होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट राजवेद के रूप में आप सबको ध्यान रखने हैं। सेकंड वन देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे धनवंतरी, कालिदास हुआ, क्षपनक, वराहमीर, एक वराहमीर है। ये 3 जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे देखिएगा, महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास 9 रत्नों में सबसे उल्लेखनीय थे। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा फटाफट से। ही अपॉइंटेड, चंद्रगुप्त सेकंड अपॉइंटेड 9 जेव्स यानी नवरत्ना नेम्ड अमरसेना, धनवंतरी, घटपारा, कालिदास,
क्षपनक, शंकु, वरहामीरा, वरुचि, वेताल भट्टा। द ग्रेट संस्कृत पोइट एंड प्ले राइट कालिदास वॉज द मोस्ट नोटेबल ऑफ 9 ज्वेल्स। तो ये लिख दिया है कि कालिदास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे है कि जब हम लोग पढ़ के आते हैं ना गुप्तों में, तो 3 ही हम लोगों को संवत पढ़ने होते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। 3 संवत पढ़ के आते हैं, एक गुप्त संवत पढ़ के आते हैं हम लोग यहाँ पे, एक दूसरा शक संवत पढ़ के आते हैं, और तीसरा विक्रम संवत पढ़ के आते हैं। ये 3 बेहद आवश्यक चीजें हैं जो हम सबको यहाँ से पता होनी जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना 3 राजवेद, पहला कौन सा बताया था, बिंबिसार के समय में जीवक पढ़ाया, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में धनवंतरी को पढ़ना है, और कनिष्क के समय में चरक को पढ़ के आना है। सेम उसी तरीके से आप सबको जो है 3 ही संवत पढ़ने हैं। गुप्त संवत हुआ, शक संवत हो गया है, और तीसरा जो है विक्रम संवत है। कौन से समय में, एक उज्जैन का शासक हुआ, एक चंद्रगुप्त हुआ, और दूसरे एक कनिष्क के समय में। इनको अलग से हम लोग करेंगे 3-3 पार्ट में डिवाइड करके, ताकि एक साथ ये सब चीजें आपको याद हो। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम क्या था, फाहियान। एक हम लोग पढ़ के आते हैं हवेन शांग, ये भी एक आपका फॉरनर ट्रेवलर था। क्या लिखते हैं इसके नाम को, हवेन शांग, हैन शांग कह लीजिएगा, इस तरीके से लिखा जाता है। इस है से आप सब यहां से याद रख सकते हो कि ये किसके समय में आता है, ये आता है सर हर्षवर्धन के समय में। क्या आंसर करोगे, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हवेन शांग आता। अभी हर्षवर्धन कौन थे, इनको पढ़ के आते हैं वर्धन वंश में हम लोग पढ़ के आते हैं, थानेसर के राजा थे। थानेसर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। थानेसर के राजा थे, 606 में राजा बनते हैं, 590 में जन्म होता है, और 647 में मृत्यु होती है। नाम हर्षवर्धन। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, फाहियान किसके समय में आता है, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, और सुझाव देता है कि उसने एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य पर शासन किया है। यानी ये चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। उन्होंने अपनी जो है टिप्पणियों को फोगु ओजी, फोक्यू की नामक जो है, CU की भी पढ़ के आते हो आप सब, एक CU की, तो जो पुस्तक थी उसमें जो है इसके बारे में अपना यात्रा वृत्तांत जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। चलिए यहां से इंग्लिश में देखिएगा इसके बाद फिर, द चाइनीज पिलग्रिम्स, ध्यान रखिएगा यहां से, चाइनीज पिलग्रिम्स फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। देखो दोस्तों, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है जो आप सबसे पूछा जाता है कि फाहियान किसके समय में जो है भारत आता है, या किसके समय में जो है यात्रा करता है। एक बौद्ध यात्री लिख दिया, एक चीनी यात्री लिख दिया। सजेस्टिंग दैट ही रूल्ड ओवर ए पीसफुल एंड प्रोस्पेरस किंगडम। वो क्या सजेस्ट करता है कि फाहियान ने लिखा कि चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है रूल करा था एक पीसफुल और प्रोस्पेरस किंगडम, यानी एक शांत और समृद्ध राज्य के ऊपर। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन एट ट्रेवलोगियोस टाइटल फॉर कू की, या कई बार देखा आपने CU की भी लिखा होता है, CU की रिकॉर्डेड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। तो दोनों, एक तो आप सबको यहाँ पे फाहियान जो फॉरेन ट्रेवलर था उसका ये ध्यान रखना है कि वो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड। कहाँ से आया था, चीन से आया था, चीन यात्री था। और दूसरा उसका यात्रा वृत्तांत जो है वो किस बुक में वर्णित है, उस बुक का नाम जो है आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप सबको जो है फाहियान की एक इमेज आप सबके लिए यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट देखिएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त जो है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी ध्रुव देवी का पुत्र था। इन्होंने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमद्वैत की उपाधियां धारण की थी। नालंदा महाविहार, पेपर में विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट जो है यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय हैं जिनके संस्थापक हम सबसे, या जिनके बारे में हम सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो जो विश्वविद्यालय लिखा हुआ है आप सबके लिए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अगर आप सबसे पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर क्या करोगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने करी थी दोस्तों, बता सकते हो, विक्रमशिला। हम लोग पढ़ के आते हैं पाल वंश में, यानी किस वंश के शासकों ने करी थी, पाल वंश के शासकों ने जो है करी थी, बताना जरा। पाल वंश जिसका संस्थापक कौन हुआ था, गोपाल हुआ था।
तीन मैंने कहा तीनों यूनिवर्सिटियां बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यहां से इंग्लिश में देखेंगे, ही वॉज द सन ऑफ गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त सेकंड एंड क्वीन ध्रुव देवी। ही बोर द टाइटल्स ऑफ महाराजाधिराज, परम भट्टारक एंड परमाद्विता के नाम से जो है परमद्वैत के नाम से उपाधि धारण करते हैं। नालंदा महाविहारा वॉज फाउंडेड बाय हिम। नालंदा महावीर विद्यालय की जो है स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है, नालंदा महावीर विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। कुमार गुप्त फर्स्ट, इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी थी। महेंद्रादित्य हम लोग पढ़ के आते हैं, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड था। उज्जैन का शासक विक्रमादित्य पहला बनता है। उपाधि थी इतिहास में विक्रमादित्य, टोटल 14 होती हैं। लास्ट अगर आप सबसे पूछता है तो रेवाड़ी का शासक हेमू विक्रमादित्य बनता है। हेमू विक्रमादित्य जो है लास्ट शासक हुआ था किस पे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक के नाम से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर कब बैठते हैं? अक्टूबर 1556 में। कुमारगुप्त फर्स्ट ने महेंद्रदित्य की उपाधि भी धारण की। उनके सिक्के उन्हें इस नाम के कई रूपों से पुकारते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? श्री महेंद्र, महेंद्र सिम्हा, अश्वमेध महेंद्र जो है इनके सिक्कों पर जो है लिखा हुआ मिलता है। इनके गरुड़ अंकित सिक्के पश्चिमी भारत से खोजे गए हैं। महेंद्रादित्य के जो सिक्के हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट या महेंद्रादित्य, इनके सिक्के जो है गरुड़ थे, इनके गरुड़ अंकित सिक्के थे जो पश्चिमी भारत से खोजे गए हैं। उनके मोर उत्कीर्ण सिक्के गंगा घाटी से खोजे गए हैं। मोर वाले सिक्के गंगा घाटी से मिले हैं। He also adopted the Kumargupta first also adopted the Mahendraditya and his coins call him by several variants. That first one, his names including Sri Mahendra and Mahendra Simha and Ashwamedha Mahendra, इनके नाम से भी उनके सिक्कों पर जो है लिखा मिला गया है। His Garuda inscribed coins have been discovered in Western India. गरुड़ इंस्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पे मिले? पश्चिमी भारत में। एंड हिज पिकॉक इंस्क्रिप्ट यानी मयूर अंकित जो है वो कहाँ पे मिले हैं? डिस्कवर्ड इन द गंगा वैली। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कुमारगुप्त फर्स्ट जो है, कुमारगुप्त फर्स्ट कौन सी उपाधि लेता है? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करता है कुमारगुप्त। उसके जो सिक्के थे उन पर इसके कई अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे कि श्री महेंद्र, महेंद्र सिम्हा और अश्वमेध महेंद्रा। गरुड़ अंकित सिक्के जो है वो कहां से प्राप्त होते हैं? तो पश्चिमी भारत से। और मोर उत्कीर्ण सिक्के जो है वो कहां से मिलते हैं? तो गंगा घाटी से जो है मोर उत्कीर्ण सिक्के अब प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का आप सब जो है यहां से इमेज देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। गुप्तों में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट शासक कौन से पढ़े थे? क्रोनोलॉजिकल अगर बात करूं तो श्रीगुप्त आया, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है कुमार के गुप्त के बारे में, महेंद्रादित्य के बारे में, यहाँ से स्कंदगुप्त के बारे में अब लोग पढ़ रहे हैं। ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम का बेटा था। इसने 5 प्रकार के सोने के सिक्के जो है वो जारी किए थे। तीरंदाज प्रकार का, राजा और रानी प्रकार का, छत्र, सिंह प्रकार और घुड़सवार प्रकार के 5 सोने के सिक्के जो है किसने जारी करे थे? तो आंसर कर देना है आप सबको, कुमारगुप्त का बेटा, नाम स्कंदगुप्त। क्या लिखता है? तीरंदाजी में सबसे पहले राजा और रानी का, उसके बाद छत्र का, देन उसके बाद सिंह प्रकार का, और एक लास्ट वन जो है वो घुड़सवार प्रकार का। ये 5 जो है वो सिक्के जारी करे थे। इंग्लिश में देखो, he was a son of a Gupta emperor Kumargupta first. He issued 5 types of gold coins. First one archer, second one king and queen, third one chhatra type, fourth one lion slayers and fifth one horseman type. ये 5 जो है वो सोने के सिक्के किसने जारी करे थे? तो ये बहुत गहराई वाली बात है। स्कंदगुप्त ने जो है ये वाले सिक्के जारी करे थे, इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सब जो है घुड़सवार के साथ जो है वो गोल्ड कॉइन यहाँ से देख सकते हैं गुप्त वंश का। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्कंदगुप्त के बाद के शासक में पढ़ के आते हैं तो बुद्धगुप्त हो गया, वन्यगुप्त, भानुगुप्त। भानुगुप्त इसमें इंपॉर्टेंट है। भानुगुप्त का 510 का एरण अभिलेख प्राप्त होता है। कौन सा? 510 का एरण अभिलेख। 510 में एरण अभिलेख। इसमें खास बात क्या थी पता है आपको? सबसे पहले किसी के सती होने का साक्ष्य यानी सती होने का प्रमाण यहां से मिलता है। सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है 510 का एरण अभिलेख। ठीक है दोस्तों। नरसिंह गुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त, उसने 467 से 550 तक जो इन्होंने शासन करा था उत्तरी भारत पर।
बुद्धगुप्ता, वैन्यगुप्ता, द भानुगुप्ता मोस्ट इंपोर्टेंट, नरसिम्हा गुप्ता, बालादित्य, कुमार गुप्ता सेकंड एंड विष्णु गुप्ता, दे रूल्ड ओवर नॉर्थर्न इंडिया फ्रॉम 467 टू 550 सीई, ईस्वी तक जो इन्होंने शासन करा था। इनमें पढ़ने वाला जो नाम है वो आप सबके लिए यहाँ पे क्या हो गया है, भानुगुप्त को आप सबको जो है यहाँ से जरूर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट जो हमारा है इसके बाद विष्णुगुप्त के बारे में भी है। ये गुप्त वंश के सबसे कम प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। इसे आमतौर पर गुप्त साम्राज्य का जो है अंतिम मान्यता प्राप्त राजा माना जाता है। इसे जो है अंतिम मान्यता प्राप्त राजा माना जाता है विष्णुगुप्त को। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ गुप्त वंश का संस्थापक, तो श्रीगुप्त कहेंगे, और अंतिम शासक के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो हम लोग क्या आंसर कर देंगे, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त आंसर हो जाएगा। यहां से देखेंगे, ही वॉज वन ऑफ द लेस नोन किंग्स of the Gupta dynasty and he was generally considered to be the last recognized king of the Gupta empire। तो लास्ट जो है गुप्त लास्ट किंग ऑफ द गुप्ताज माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब जो है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट, आप यूं कह सकते हैं प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट जो जो घटनाएं हुई हैं इनके समय की, जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इसको प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख भी कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, तो पढ़ के आते हैं, हरिशेन ने लिखा था। किसने दोस्तों, हरिशेन ने लिखा था। हरिशेन किसके समय पढ़ के आते हैं, या जारी करने वाला जो है, जो पेपर में अगर पूछे तो किसने जारी करा था, तो नाम आता है समुद्रगुप्त का। किसने जारी करा था, तो समुद्रगुप्त ने जो है इसको जारी करा था। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि के रूप में जो हम लोग कोर्ट पोइट के रूप में पढ़ के आते हैं, किसको, हरिशेन को पढ़ के आते हैं। खुद जो है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, विद्याओं का संरक्षक कहा गया है। देन उसके बाद जो है गुप्तों से संबंधित हम लोग पढ़ के आते हैं मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख, दिल्ली में हो गया। जूनागढ़ शिलालेख, या इसको क्या बोलते हैं, गिरनार शिलालेख हो गया है हमारा। एक है भीतरी स्तंभ शिलालेख, तो गुप्त वंशों से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट इंस्क्रिप्शन यहाँ पे है हमारे लिए। अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, दैट इज प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, रिटन बाय, बताइए, रिटन बाय हरिशेन, और जारी किसने करा था, समुद्रगुप्त। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक और गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, एंड भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। तो कौन सा हो गया हमारे, ये हमारे यहाँ से जो है अभिलेख हो गए हैं, शिलालेख हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट को आप सब समझ सकते हैं यहाँ से, जो आपका मेहरौली स्तंभ लेख है, ये कहाँ पे हो गया आपका, ये दिल्ली में हो गया है। ये किससे संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित हो गया है। किससे दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्ता सेकंड से संबंधित है। जबकि जूनागढ़ रोग जो है, या गिरनार जिसको बोला गया, ये कहाँ पे, ये आपका गुजरात में हो गया है, गुजरात में। और ये रुद्रदामन से संबंधित हो गया है। ये किससे संबंधित है, रुद्रदामन से, रुद्रदामन से संबंधित हो गया है। और भीतरी जो है ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित हो गया दोस्तों, ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास कौसंबी में स्थापित किया गया था। अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। बाद में इसे इलाहाबाद किले में हटा दिया गया, और जहां अब ये स्थित है। तो पहले तो लिखता है कहाँ पे था, कौशाम्बी में था, और बाद में जो है इसे इलाहाबाद के किले में, यानी वहां पे इलाहाबाद फोर्ट में किसके द्वारा स्थापित कर दिया गया था इसको बाद में। इसकी रचना किसने करी थी, हरिशेन पढ़ के आते हैं। हरिशेन पहले बताया, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। यहीं से यही पूछा जाता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी थी, तो हरिशेन ने करी थी। समुद्रगुप्त के शाही दरबार का एक कोर्ट पोइट और मंत्री था, नाम हरिशेन। इंग्लिश में पढ़ोगे, it was originally engraved on the Ashokan pillar instituted at Koshambi near Allahabad in Uttar Pradesh. It was later removed to the Allahabad fort where it is now located. तो अब ये वहां पे है। It was composed by हरिशेन, किसके द्वारा लिखा गया, हरिशेन, who was a poet and minister in the royal court of the king समुद्रगुप्ता। तो दो ही बातें जो आप सबको यहाँ से ध्यान रखनी है कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट कौन था, हरिशेन, और इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी किसने करी थी, तो वो भी हरिशेन ने करी थी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इस शिलालेख में समुद्रगुप्त खुद को धंधा या कुबेर, वरुण, अंतक, इंद्र और यम जैसे देवताओं के बराबर बताता है। शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासक हम लोग पहले पढ़ के आए थे, और दक्षिणावर्त के जो है 12 शासकों को जो है पराजित करा था। इन उपलब्धियों के बाद उन्हें अश्वमेघ यज्ञ जो है वो किया था, अश्वमेघ यज्ञ।
इन द इंस्क्रिप्शन समुद्रगढ़ डिस्क्राइब्स हिज एज इक्वल विद द गोड्स लाइक धंधा और कुबेरा, वरुण, अंतका, इंद्रा एंड यमा के नाम से। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त कंक्लूड 8 किंग्स ऑफ आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के 8 जो है राजाओं को, लेकिन आर्यवर्त के हम लोग टोटल जो 9 पढ़ के आते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के अनुसार बताया कि कितने 8। ही परफॉर्म्ड द अश्वमेघ यज्ञ आफ्टर दीज अचीवमेंट, इन उपलब्धियों के बाद, क्योंकि समुद्रगुप्त आप सब जानते हैं किस नाम से जाना गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। दक्षिणावर्त में पढ़ के आते हैं तो 9 जो है 12 जो शासक है उनको पराजित करते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे ये इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन जो आप सबको यहाँ पे दिखाया गया है। आप एक बार यहाँ से जो इमेज देख सकते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की, जो आपके लिए है यहाँ। चलिए फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख। शिलालेख में गौरवान्वित चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के नजदीक हो गया है। ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। उत्तरी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अवशेषों के बीच स्थित है। उत्तरी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नजदीक जो है ये स्थित है। इंग्लिश में देखोगे, Mehroli iron pillar inscription. The Chandra glorified in the inscription has been identified with Chandragupta II. It is located near Qutub Minar in Delhi. ये कहाँ पे है? तो कुतुब मीनार के नजदीक दिल्ली में है। It stands the middle of the remains of the oldest mosque in the northern India, the Quwwat ul Islam मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नजदीक जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरौली का स्तंभलेख ध्यान किसका रखना है आप सबको? चंद्रगुप्त सेकंड का ध्यान रखना है। मेहरौली स्तंभलेख और है कहाँ पे? ये हो गया है हमारा दिल्ली में। इनके बारे में और पढ़ते हैं। ये एक अखंड स्तंभ और चिताकर्षक लोहे की संरचना जो 1600 वर्ष पहले इसके निर्माण के बाद भी खराब नहीं हुई है। 1600 साल पहले। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल वंगा के स्त्रों के महासंघ के विरुद्ध युद्ध किया तथा 7 नदियों के सिंधु क्षेत्र को भी पार किया तथा वालिका यानी बैक्टीरिया को भी पराजित करा। तो बैक्टीरिया को भी पराजित करा था, ये शासक हम लोग पढ़ के आते हैं। इट इज ए मोनोलिथिक पिलर, मेहरौली आयरन पिलर जो एक मोनोलिथिक पिलर एंड इंट्रिग्यूइंग आयरन स्ट्रक्चर दैट हैज नॉट कोरोडेड, मतलब जंग नहीं लगाया उसके भी, सिंस इट्स क्रिएशन ओवर 1600 ईयर एगो, जो 1600 साल पहले का हो गया है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन दैट चंद्रगुप्त सेकंड fought against the confederacy of enemies of Bengal, that is Vanga, and also crossed the Sindhu region of 7 rivers and defeated वल्हिकास दैट इज बैक्टीरिया शासक को जो है पराजित करता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो इतनी सब बातें यानी 1600 साल पहले का है, अभी तक खराब नहीं हुआ है, कोरोडेड नहीं हुआ है, लो स्तंभ है और जंग नहीं लगा है। तो मतलब एक अनूठी आप सब समझ सकते हैं एक विरासत के रूप में जो आज तक अपने आप को संजोए हुए हैं चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनाया गया था। यहां से जो है आप मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन की इमेज को देख सकते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के नजदीक है ये। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख। ये पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम द्वारा एक चट्टान पर अंकित एक संस्कृत है, संस्कृत गद्य हो गया है। गुप्तों की राजकीय भाषा भी कौन सी थी? संस्कृत थी। याद है ना आपको? गुप्तों की राजकीय भाषा कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत जो है गुप्तों की राजकीय भाषा थी। राजकीय भाषा अगर पूछे आप सबसे गुप्तों की कौन सी थी तो क्या आंसर करेंगे? संस्कृत गुप्तों की राजकीय भाषा थी। ये गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है। गिरनार हम सब पढ़ के भी आए गुजरात में। इसमें अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक 14 में से एक है। ये जो शिलालेख पढ़ के आते हैं ना अशोक के 14, उनमें से एक यहाँ पे गिरनार। रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी है यहाँ पे। रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी हैं इस पर, जूनागढ़ और गिरनार। इंग्लिश में देखेंगे, इट इज ए संस्कृत प्रोज इंस्क्राइब्ड ऑन ए रॉक बाय द वेस्टर्न क्षत्रप रूलर रुद्रदामन फर्स्ट। इट इज लोकेटेड नियर गिरनार हिल जूनागढ़ इन गुजरात। कहां पे है ये? जूनागढ़ गुजरात में। इट कंटेन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, वन ऑफ द 14 ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोक के 14 शिलालेखों में से जो एक है। रुद्रदामन फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त ऑल्सो। स्कंदगुप्त और रुद्रदामन फर्स्ट की भी जो इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर है जूनागढ़ या गिरनार। नेक्स्ट पे आते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो यहां से,
जूनागढ़ और गिरनार के बारे में। रुद्रदामन के इस शिलालेख में सुदर्शन झील की मरम्मत। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो आंसर होता है रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, यानी उसकी मरम्मत का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में बनवाया था। बनवाया कितने था सुदर्शन झील को, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके पुनरुद्धार या उसके मरम्मत का काम जो वो किसने करा था, तो वो रुद्रदामन फर्स्ट ने करा था, रुद्रदामन। इंग्लिश में देखेंगे यहां से हम लोग क्या लिखता है, The inscription of Rudradaman refers to the repairing of a Sudarsana lake which was built by Chandragupta Maurya in the 4th century BC। 4वीं शताब्दी में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके पुनरुद्धार या मरम्मत का काम किसने करा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बनाई गई झील का जो है रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धार करा था। यहाँ पे जूनागढ़ और गिरनार शिलालेख की आप एक इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभलेख। स्कंदगुप्त का यह शिलालेख ग्राम भीतरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में खोजा गया है। भीतरी स्तंभलेख कहां पे मिला है, उत्तर प्रदेश में। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें स्कंदगुप्त और पुष्यमित्रों के साथ साथ हूणों के बीच संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। किसका, पुष्यमित्र सूंग, सूंग वंश का संस्थापक पढ़ के आते हैं, स्कंदगुप्त को पढ़ के आते, गुप्तों का शासक हुआ, और हूणों के बीच जो है संघर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है, तो भीतरी स्तंभलेख में। ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो आंसर करेंगे ये यूपी से प्राप्त हुआ है। भीतरी करके गांव आता है गाजीपुर में, वहां से इसको प्राप्त हुआ है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता was discovered in village Bhitri, Gazipur, Uttar Pradesh, and it is written in Sanskrit language. It also mentions the conflict किसके बीच में, between Skandgupta and Pushyamitras as well as Hunas। तो इनके बीच के जो है संघर्ष को भी दिखाता है ये। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये हो गया हमारा भीतरी स्तंभ शिलालेख। यहां से जो आप इसकी इमेज को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हम लोग जान लेते हैं बातों को यहां से, जो कि गुप्त वंश में सबसे इंपॉर्टेंट रही। राज्य का प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन किया गया था। जैसे हम लोग पढ़ के आते, भारत एक देश, उसके बाद अलग अलग राज्य और यूटी में हो गया। राज्य अलग अलग डिवीजन और मंडल में विभाजित हो गए। मंडल को आगे बढ़ के आएंगे तो ब्लॉक में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो गए, फिर ब्लॉक में हो गए हैं, फिर आगे गाँव में हम लोग पढ़ के जाते। तो प्रशासनिक वहां से चल रहे हैं। तो प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। भुक्ति, भुक्ति को क्या कहते हैं, प्रांत। उसके बाद भुक्ति और विषय, प्रांत विभाजन क्रम से उपरिका और विषयपति की अध्यक्षता में, इसके शासन को क्या कहा गया है, विषयपति। विषय के शासक को विषयपति कहा गया है। ये पहली हो गई। विषय को आगे विधि में बांटा गया था, और गांव जो है वो सबसे छोटी इकाई थी। भुक्ति या विषय, जिसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। इसके शासक का नाम क्या था, शासक को विषयपति कहा गया है। और फिर उसको आगे विधि में बांटा गया, और सबसे छोटी इकाई के रूप में किसको पढ़ के आते हैं, ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई हो गई प्रशासन की। इंग्लिश में देखेंगे, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, भुक्ति प्रोविनेंस एंड विषय प्रोविनेंस डिवीजन वर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेडेड बाय किसके द्वारा, उपरिका एंड विषयपति रेस्पेक्टिवली। अगर भुक्ति का आप सबसे पूछेगा तो उपरिक, भुक्ति का प्रशासक कौन होता था, उपरिक। विषय का कौन हो गया, विषयपति। एंड विषय वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू विधि, विषय को किस में डिवाइड किया गया था, विधि में। एंड विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो विलेज है वो सबसे छोटी जो है इकाई के रूप में हम लोग पढ़ के आते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फिर यहां से आप सब ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग थोड़ा इन चीजों को क्लियर करके भी पढ़ लेते हैं। भुक्ति फिर विषय, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। विषय से एक छोटी इकाई के रूप में, विधि में भी आगे इसको बांटा गया था। चलिए देखिएगा, अब थोड़ा हम लोगों ने यहां से भी इसको समझा है। एम्पायर जो था पूरा का पूरा, अगर हम लोग यहां से देखें, गुप्ता एम्पायर, जिसको पूरा राज्य को क्या नाम दिया गया था यहाँ पे, उसको राज्य कहा गया, या राष्ट्र कहा गया, या देश कहा गया, या मंडला कहा गया। इनमें से जो एग्जाम में आप सबसे पूछता है वो देश है। और इसके जो शासक होता है उसको क्या कहा गया था, गोपना। उसको किस नाम से जाना गया था दोस्तों, उसको गोपना के नाम से जाना गया। सबसे पहले तो देश होता है प्रशासनिक इकाई में, उसको फिर आगे भुक्ति में बांटा गया था। भुक्ति को प्रदेशा या भोगा के नाम से भी जाना गया। इसको कहते हैं प्रोविनेंस। क्या बोल दिया यहाँ पे, इसको प्रोविनेंस बोल दिया है, प्रोविनेंस। और जो पूरा गुप्त एम्पायर था वो कितने प्रोविनेंस में विभाजित था, तो टोटल 26 थे, 26 प्रोविनेंस में विभाजित था। उसके आगे देखेंगे, भुक्ति का जो प्रशासक होता था वो पिछले पेज पे हम लोग पढ़ के, उसको उपरीक कहा गया था। किस नाम से जाना गया, उपरीक कहा गया, उसको उपरीक के नाम से जाना गया। विषय जो था, विषय का शासक क्या होता था, फिर भुक्ति से आगे किस में बंटे थे, विषय। और इसके शासक को क्या नाम दिया गया था, विषयपति। विषय के शासक को क्या कहा गया था दोस्तों, विषयपति कहा गया था। और ए पार्ट ऑफ विषय क्या कहलाया, विधि।
विषय का छोटा पार्ट अगर हम लोग आगे देखते तो क्या कहलाया था, विधि। सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसको क्या नाम दिया गया, ग्राम। ग्राम का प्रशासन जो देखता था वो ग्राम सभा देखती थी। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता था, ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था क्या कहलाता था, ग्रामीक। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीक। और ग्राम सभा के जो सदस्य होते थे वो क्या कहलाते थे, महतर। ग्राम सभा के सदस्य क्या कहलाते थे, महतर। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीक के नाम से उसको जाना जाता था। सबसे छोटी इकाई में लिख दिया ग्राम। और जो ग्राम समूह हैं इनकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहा गया था, पेठ। ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई थी, पेठ। अब बस इसी पूरे प्रोसेस को आप सबको ध्यान रखना है। यहां से आप सबसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले देश को पढ़ के आते, देश का मुखिया प्रशासक क्या कहलाता था, गोपना के नाम से। देश को फिर आगे किसमें बांटा गया, भुक्ति, जिनको प्रोविनेंस या प्रांत कहा जाता है। उसके प्रशासक को क्या कहा गया, उपरी के नाम से। उसके बाद विषय को, भुक्ति को आगे विषय में बांटा गया। विषय का मुखिया क्या कहलाया था, विषयपति के नाम से जाना गया। और उसके बाद सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या थी, ग्राम। विषय की सबसे छोटी इकाई प्रशासन की ग्राम। ग्राम का प्रशासन कौन देखता था, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा चलता था। और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था क्या कहलाता था, ग्रामी कहलाता था। और ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो क्या कहलाते थे, महतर। और ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई है, पेठ। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई क्या है, पेठ है। तो ये पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब कृषि की बात करते हैं। गुप्त काल में अग्रहारों का प्रसार देखा गया, जो ताम्र घोषणा पत्र के माध्यम से शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए कर मुक्त गांव हैं, ब्राह्मणों को दिए गए कर मुक्त गांव हो गए हैं। गुप्त काल में किसका प्रसार देखा गया, अग्रहार। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आधारित सामाजिक समूहों की विभिन्न श्रेणियां थी, जैसे महतारा गांव के बुजुर्ग हो गए हैं, कुटुंबिम ये धनी किसान हो गए हैं, और कारसक जो साधारण किसान हो गए। ये तीन अलग अलग कैटेगरी में पढ़ के आते हो, एग्रीकल्चर से पढ़ेंगे इंग्लिश में। यहाँ पे द गुप्त पीरियड सा द प्रोफिलेशन ऑफ अग्रहारा विच आर टैक्स फ्री विलेज। अग्रहारा क्या थे, टैक्स फ्री विलेज थे। ग्रांटेड टू द ब्राह्मणाज, किसको दिए गए थे, ब्राह्मणों को। बाय द रूलर्स थ्रो कॉपर प्लेट चार्टर, लिख दिया यहाँ पे, देख लीजिएगा, ताम्र घोषणा पत्र के माध्यम से। देयर वर वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड बेस्ड सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लैंड को डिवाइड किया गया था इन द रूरल एरियाज। लाइक सबसे पहले जैसे महत्रा द विलेज ऑफ एल्डर्स, उसके बाद देखेंगे कुटुंबिन्स वेल्थी पीजेंट्स हो गए हैं, एंड आल्सो द करक्षक द ऑर्डिनरी पीजेंट, सामान्य जो किसान होते थे उनको लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ लैंड है। नेक्स्ट जो आप सबका यहाँ पे क्लासिफाई किया गया टाइप्स ऑफ लैंड हो गया भूमि के प्रकार के हिसाब से। अमरकोश के हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 12 प्रकार की भूमि को संदर्भित करता है। अमरकोशा रेफर्स टू एटलीस्ट 12 टाइप्स ऑफ लैंड, 12 प्रकार की भूमि को संदर्भित करता है। एक उर्वरा, उषर, मारू, अपराहत खेत जिसे हल नहीं किया जा सकता यानी जोता नहीं जा सकता, अपराहत हो गया। सदवाला घास वाली भूमि हो गई है। पंकीला जल प्रायनुपन भूमि, एक जलाशय के पास जो स्थित है उसको क्या बोल दिया, जल प्रायनुपम। उसके बाद कच्छ हो गया है, दलदली भूमि को बोला गया। सरकार, सरकाती, नदी मातृका, नदी पोषित जो नदी से जिसमें पानी लगता हो सिंचाई वाला। देव मातृका यानी वर्षा पोषित हो गई है। देव मातृका को क्या कहा गया, वर्षा पोषित। नदी मातृका का मतलब जो नदी से पोषित होती है। कच्छ दलदली भूमि को कहा गया। सरकाती सरकार हो गई है। जल प्रायनुपम भूमि का जलाशय के पास स्थित होना। जल प्रायनुपम को क्या कहा गया, भूमि का जलाशय के पास स्थित होना। उसके बाद देखेंगे यहां से उर्वरा, उशरा, मारू, अपहरता फील्ड विच हैज नॉट बीन प्लग्ड, जो खेती नहीं हो सकती थी, जुताई योग्य जो जमीन नहीं थी उसको क्या नाम लिखा गया, अपहरता। उसके बाद है सदवाला, ग्रासी लैंड, पंखीला। जल प्रायनुपम, जल प्रायनुपम मीन्स क्या हो गया, लैंड सिचुएटेड नियर ए वाटर बॉडी। उसके बाद क्या हो गया आपका कच्छ, मार्सी लैंड, दलदली भूमि। उसके बाद सरकारा या सरकाती, या फिर क्या कह दिया है नदी मातृका, रिवर फेड हो गया है। एंड देव मातृका, रेन फेड हो गया है। ध्यान रखिएगा, नदी रिवर फीड, देव मातृका रेन फेड हो गया है। और आपका एक कच्छा मार्शी लैंड यानी दलदली भूमि वाला हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ इकोनॉमिक हिसाब से जो है कुछ अलग क्षेत्रों को यहाँ पे विभाजित किया गया है। एक होता है क्षेत्र, जो कृषि वाली जमीन होती है, जो कृषि योग्य भूमि है उसको क्या कह दिया, क्षेत्र कह दिया है। वास्तु, जो वास करने योग्य भूमि है, वास्तु को क्या कहा दोस्तों, जो वास करने योग्य भूमि है वो वास्तु हो गई है। उसके बाद चारागाह, जो पशुओं के चारा के लिए जो है भूमि, पशुओं का चारागाह,
पशुओं का चारागाह जहां पे होता है वो भूमि हो गई चारागाह वाली। उसके बाद सील, जो कि जिसके ऊपर हल नहीं चल सकता या जो बंजर भूमि हो गई है, आप सिंपल कह सकते हो बंजर भूमि को कह दिया है यहाँ पे सील। और अपहृत जो है वो जंगली जमीन हो गई, जंगली भूमि, जंगल पेड़ पौधे वाली, उसको अपहृत के नाम से भी जाना गया है। तो ये हम लोग यहाँ पे भी पढ़ के आते हैं। तो ये मेन टाइप में आप सब जो है इसको यहाँ से देख सकते हैं। अपहृत जिसे खेत जिसे हल नहीं किया जा सकता उसको क्या लिख दिया गया है यहाँ पे, अपहृत हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आते हैं हमारे पास अर्थव्यवस्था में, ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस हैव बीन मेंशन्ड इन अमरकोशा एज, किस नाम से जाना गया, तो कार्य विक्रय। क्या नाम दिया गया दोस्तों, कार्य विक्रय। यहां पे देखेंगे हिंदी में अमरकोश में व्यापार से संबंधित लेन देन का उल्लेख क्रय विक्रय के रूप में किया गया है। अमरकोश में किस नाम से जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, चीजों की लेन देन होता था, उसको क्या कहा गया है, उसको क्रय विक्रय नाम दिया गया है। कालिदास सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ के आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। कालिदास रेफर्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ विपाणी मीन्स सोप्स एंड ऑल्सो टू अपनमगरा ए पाथ विद सोप्स ऑन बोथ साइड। कालिदास विभिन्न प्रकार की विपणी यानी दुकानों और अपान मार्ग दोनों तरफ दुकानों वाला रास्ता का भी उल्लेख करते हैं। यानी अगर आप सबसे पूछे कि कालिदास के अनुसार गुप्त वंश में जो है विपणी किसे कहा गया है, तो आंसर क्या करेंगे, जो शॉप्स होती थी, दुकानें होती थी, उसको कहा गया है कालिदास के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब अर्थव्यवस्था में सिक्का निर्माण से संबंधित कुछ पॉइंट है हमारे लिए। सिक्का निर्माण, कॉइनेज। स्कंदगुप्त के द्वारा शुरू किए गए गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता है। स्कंदगुप्त सोने के सिक्के को किस नाम से जाना गया है, तो दिनार के नाम से जो है जाना जाता था। चांदी के जो सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पेश किए गए थे, जिन्होंने शक क्षत्रपों को हटाकर पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो चांदी के सिक्के किसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिए गए थे। उन्होंने तांबे के सिक्के भी जो है जारी किए थे। तो सोना, चांदी और तांबा तीनों हैं आपके लिए कॉइनेज। गोल्ड कॉइन, द गुप्ता गोल्ड कॉइन वर नोन एज दिनार। गुप्तों के सोने के सिक्कों को क्या कहा गया था, दिनार। किसके द्वारा पेश किए गए थे, इंट्रोड्यूस्ड बाय स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, जिस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। द सिल्वर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड। तो सिल्वर कॉइन किसने इंट्रोड्यूस करे थे, चंद्रगुप्त सेकंड। हु कंक्यूर्ड वेस्टर्न इंडिया बाय आउस्टिंग द शक क्षत्रप। तो शकों को पराजित करने के बाद दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इशूड कॉपर कॉइन्स। तो कॉपर कॉइन भी इनके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां से जो है आप कॉइन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता के समय के सिक्कों को देख सकते हैं, कॉइन्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग कॉइन्स हो गए हैं गुप्ता एम्पायर के। नेक्स्ट है कराधान, टैक्सेशन हो गया है। पहले लिखता है भाग, किसानों द्वारा राजा को दी जाने वाली उपज का छठा हिस्सा, यानी टैक्स के रूप में जो जो भाग मिलता था राजा को 1/6 हो गया है। ऊपरी कर, एक अतिरिक्त कर होता था ऊपरी कर। सर्वनाथ की खो, तांबे की प्लेट, हलवा कर यानी हल कर को संदर्भित करती है, जो प्रत्येक किसान द्वारा हल चलाने के लिए भुगतान किया गया था। हल्व कर का मतलब क्या था, हल्व कर गुप्तों के समय की बात है, जो हल के रूप में जो टैक्स दिया जाता था। हल मतलब जो किसान हल समझते हैं आप लोग, जो जुताई के लिए इस्तेमाल होता है। भागा 1/6 पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पीजेंट गिवन टू द किंग। जितना उपज होती थी उसका 1/6 राजा को दिया जाता था। ऊपरी का एक एडिशनल टैक्स होता था। एंड द खो कॉपर प्लेट ऑफ सर्वनाथा रेफर्स टू, क्या नाम दिया गया, हलवकारा। हलवकारा क्या होता था, प्लग टैक्स कहलाता था। हलवकारा को क्या कहते थे, प्लग टैक्स के नाम से भी। पेड बाय एवरी कल्टीवेटर ओविंग ए प्लग, यानी जिसके पास एक प्लग है उसको ये टैक्स देना ही होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये टैक्सेशन हुआ भागा, ऊपरी का और हलवा कर। भाग, ऊपरी कर और हलवा कर। भाग कितना था 1/6, ऊपरी कर एक एडिशनल टैक्स हो गया था, और हलवा कर यानी ये प्लग टैक्स था हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन में। हिरण्य, नगद में कर का भुगतान क्या कहलाया, हिरण्य के नाम से। कर था क्या, ग्रामीणों से वसूला जाने वाला अनियमित जो कर था उसको कर दिया गया, अनियमित जो को रेगुलर नहीं था। शुल्क, कस्टम या टोल टैक्स की तरह था, शुल्क टैक्स इसको बोलते हैं। उदिनंगा, सामाजिक सुरक्षा प्रकार का एक कर था, उदिनंगा सामाजिक। और क्लिप्टा, भूमि की बिक्री और खरीद से संबंधित कर था। भूमि की बिक्री और खरीद से संबंधित कर था कौन सा, क्लिप्टा। टैक्सेशन में यहां पे देखेंगे हिरण्य, टैक्स पेड इन कैश।
जो कैश में दिया जाता था। दूसरा करा, इर्रेगुलर टैक्स चार्ज फ्रॉम द विलेजर, जो विलेजर से लिया जाता था एक इर्रेगुलर टैक्स था, उसको कर बोला गया। उसके बाद है शुल्क, कस्टम और टोल टैक्स को क्या बोल दिया गया यहाँ पे, शुल्क। उसके बाद उदरंगा, सोशल सिक्योरिटी काइंड टैक्स होता था एक आपका। एक क्लिपता, टैक्स रिलेटेड टू सेल एंड परचेज, तो सेल और परचेज का जो टैक्स था गुप्तों के समय में, उसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, क्लिप्टा। और सोशल सिक्योरिटी काइंड का जो टैक्स था उसको क्या कहा गया, उदरंगा। उसके बाद कस्टम और टोल टैक्स क्या कहलाया आपका यहाँ पे, शुल्क। और इर्रेगुलर जो टैक्स चार्ज किया जाता था विलेजर से, उसको क्या नाम दिया गया यहाँ पे, कर का नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यहां से आप सब जो है इकोनॉमी को देख सकते हैं, गुप्तों की इकोनॉमी। असल में हम सब पढ़ के आते हैं टैक्स वाली इकोनॉमी पढ़ के आते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ टैक्स यहां से देखे थे। हम लोग जो हमारे इकोनॉमी के सेक्शन पढ़ के आते हैं, अर्थव्यवस्था का आधार अगर हम लोग देखें इकोनॉमी, कौन सी पढ़ के आते हैं, फर्स्ट वन प्राइमरी सेक्टर। क्या पढ़ के आते हो दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता था प्राथमिक जिसको बोलते हैं, एक होता था सेकेंडरी और एक होता था टेरिसरी। ये हम लोग जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर पढ़ के आते हैं, है कि नहीं। तीसरे वाला जो था हिंदी में देखोगे तो प्राथमिक, ये प्राथमिक वो होता है जिसमें पर्यावरण से जो चीजें मिली हैं वो प्राथमिक सेक्टर, जैसे कि कृषि खेती हो गया है। सेकेंडरी जो द्वितीय क्षेत्र होता था, ये क्या कहलाता था आपका, जो प्राइमरी का उत्पाद है वो सेकेंडरी के लिए रॉ मटेरियल होता था। और एक ट्रांसपोर्टेशन देख पा रहे हैं आप लोग, ये सेवा का क्षेत्र होता था ऐसा। ये आज के स्वरूप की बात मैं आप सबको बता रहा हूं। तो टेरिसरी, ये थर्ड वन जो सेवा का, आज 50% से ज्यादा जीडीपी में रोल जो है वो सेवा के क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं फिर, मतलब ये एक बुनियाद है जिसमें सब चीजें आप सब एक देख सकते हैं। ये आप फसल एग्रीकल्चर को देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्राथमिक सेक्टर हो गया है, उसका उत्पाद दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है, तो ये आप सेकेंडरी में है। ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे यहां से। नेक्स्ट देखिएगा, समाज और धर्म से संबंधित। समाज स्पष्ट रूप से सामंती ब्राह्मण यानी ब्रह्मदीय और अग्रहर बन गया और सामंती प्रमुखों को भूमि अनुदान प्राप्त हुआ। महिलाओं और क्षुद्रों की स्थिति में सुधार भी हुआ। फाहयान हम लोग पढ़ के आते हैं, एक फॉरनर ट्रेवलर था, एक चीनी बौद्ध यात्री भी जिसको कहा गया। अपराध और मृत्युदंड के लगभग अभाव के दर्ज करता है कि भाई अपराध नहीं होते थे और मृत्युदंड यहां नहीं था। सोसाइटी बिकम क्लियरली फ्यूडलिस्टिक ब्राह्मणास, दैट इज ब्राह्मद्या एंड अग्रहारा, एंड फ्यूडल चीफ रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स। पोजिशन ऑफ वोमेन एंड शूद्रा इंप्रूव्ड, पोजिशन ऑफ वोमेन एंड शूद्रा इंप्रूव्ड हुई। फाहियान रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ क्राइम एंड डेथ पेनल्टी, तो कहता है कि भैया ये सब चीजें नहीं थी। फाहियान ने बताया, फाहियान जो किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि किसी प्रकार के अपराध और मृत्युदंड के लगभग अभाव को दर्ज किया गया, कि ना के बराबर यहाँ पे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद वेस्टी को जानते हैं। वेस्टी को शाही सेना और अधिकारियों की सेवा करने के लिए मजबूर किया गया। वेस्टी वॉज फोर्स्ड टू सर्व द रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। वैष्णव या शैव राजाओं ने अपने अपने देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया। वैष्णविज्म या वैष्णविट और सैविट किंग्स गोट टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर देयर रेस्पेक्टिव, दैट इज इस काल में पुराण, महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का भी विस्तार हुआ था। रिलीजियस टेक्स्ट लाइक पुराणास, महाभारत एंड रामायण वर एक्सपेंडेड इन दिस पीरियड, तो मतलब इनके बारे में भी यहाँ पे काफी कुछ जानकारी मिलती है, ये काफी कुछ यहाँ से पढ़ने को भी मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो उसके बारे में एक इमेज के जरिए भी आप सबको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। अजंता की गुफा है, एलोरा है, सारनाथ है, मथुरा, अनुराधापुर और सिगिरिया में चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के बेहतरीन एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मुखर संगीत, नृत्य, वीणा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है, वीणा हम लोग पढ़ के आए हैं। फ्लूट बांसुरी हो गया है हमारा, और मृदंगम जो ड्रम की तरह सहित 7 प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों का जो अभ्यास भी किया करते थे। मुखर संगीत, नृत्य और वीणा, उसके बाद बांसुरी हो गया है आपका, मृदंगम हो गया है, इन सहित जो अलग अलग 7 प्रकार के जो वाद्य यंत्रों का भी प्रैक्टिस करते थे। फाइनेस्ट एग्जाम्पल जो पेंटिंग और स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के जो मिलते हैं गुप्ता पीरियड के, फाउंड इन अजंता, एलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधापुर एंड सिगिरिया। फर्दर प्रैक्टिसिंग वोकल म्यूजिक की अगर बात करें, संगीत के क्षेत्र की, वोकल म्यूजिक, डांस एंड 7 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग क्या क्या भैया, वीणा, इंडियन म्यूजिकल स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट एंड मृदंगम।
इनके सहित जो 7 अलग अलग वाद्य यंत्रों के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद ये आर्ट एंड कला और आर्किटेक्चर के बारे में हुआ। यहां से आप सबको अजंता की गुफा दिखाई गई, अजंता एलोरा आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे जो है गुप्त वंश के कुछ इमेजेस के जरिए भी आप सबको यहाँ पे बताया गया है। गुप्त काल में साहित्य का विकास, अब लिटरेचर के बारे में देखते हैं। साहित्य का विकास, गुप्त काल में साहित्य का विकास विविध था, क्योंकि इसमें कविता और नाटक कला, नृत्य और संगीत, दर्शन और धर्म से लेकर विज्ञान, गणित, शरीर विज्ञान, खगोल विज्ञान, सभी प्रकार के तत्व जो इसमें शामिल थे। इसलिए हम लोग पढ़ के आते हैं कि इसको इतिहास में क्या रखा गया है, गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा में शामिल किया गया। धर्मशास्त्र, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति और रामायण और महाभारत के अंश भाष के 12 नाटक भी जो है इसी काल में लिखे गए थे। इस काल की कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन द गुप्ता पीरियड वॉज डाइवर्स एज इट कवर्ड फ्रॉम पोएट्री एंड प्ले, आर्ट, डांस एंड म्यूजिक, फिलोसफी एंड रीजन टू साइंस, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। धर्मशास्त्र, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और बृहस्पति स्मृति एंड पोर्शंस ऑफ रामायण एंड महाभारत एंड भाषाज 12 प्लेज वर ऑल्सो रिटन इन दिस पीरियड। तो इस समय की जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप सबके लिए यहाँ पे रचनाएं भी बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त वंश के पतन के बारे में बताता है कुछ महत्वपूर्ण कारण। स्कंदगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों युद्ध जैसी जनजाति ने गुप्त साम्राज्य को चौंका देने वाला झटका भी दिया। रोमन साम्राज्य पर हुणों के हमलों के कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में कुछ गिरावट भी हुई, तो धीरे धीरे करके जो है चीजें सिमटने लगी थी गुप्त वंश में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है चीजें पीक पर पहुंच गई थी। इंपॉर्टेंट कॉज फॉर फॉल ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, दैट इज पुष्यमित्रा, ए वॉर लाइक ट्राइब्स गेव फर्स्ट स्टैगरिंग ब्लो टू द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द स्कंदगुप्ता, and the trade with the Roman Empire declined due to the Hun attack on the Roman Empire. इसने योगदान सामाजिक संरचना, धर्म, सीखने और शिक्षा, वास्तुकला, कला, चित्रकला और पूर्ण विज्ञान के विकास में भी परिवर्तन जो है इनके समय में देखा गया था। गुप्त काल में संस्कृत भाषा प्रमुख हो गई थी। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बहुत फेमस है, इसी समय में लिखी गई थी। संस्कृत को बहुत, क्योंकि संस्कृत इनकी राजकीय भाषा के रूप में पढ़ के आते हैं, राजकीय भाषा में पढ़ के आते हैं संस्कृत। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का जो है वो केंद्र बन गया था। कुमारगुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इट विटनेस्ड चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन, लर्निंग एंड एजुकेशन, आर्किटेक्चर, आर्ट, पेंटिंग एंड ऑल्सो डेवलपमेंट्स इन प्योर साइंसेज। The Sanskrit language became prominent during the Gupta period. Devanagari script had evolved the Brahmi script. नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है इसी एरा में करी थी, इन्हीं के समय की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उत्तराधिकारी में मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, जिन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। गुजरात में सौराष्ट्र पर शासन करते हुए मैत्रकों ने वल्लभी को अपनी राजधानी के रूप में जो है विकसित करा था। तो ये उनके बाद की बात आ गई है, गुप्तों के बाद। किसका बताएं यहाँ पे? मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख भी हुए थे, भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। ध्रुवसेन द्वितीय ने मैत्रकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक बताया गया है। गुजरात में सौराष्ट्र पर शासन करते हुए मैत्रकों ने वल्लभी को जो अपनी राजधानी के रूप में भी विकसित करा था। मैत्रिका, they were tributary chiefs of the Guptas who established an independent kingdom in western India. Dhurvasena II was the most important ruler of the Maitrikas. Ruling over Saurashtra in Gujarat, the Maitrikas developed Vallabhi as their capital. तो एक कैपिटल उन्होंने वल्लभी को जो कैपिटल के रूप में विकसित करा था। इसके बाद मोखरी, उन्होंने कन्नौज पर, मोखरी का शासन कहां पे था? कन्नौज पर शासन करा था, जिसने धीरे धीरे पाटलिपुत्र को उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में बदल दिया था। पाटलिपुत्र, बिहार पटना में पढ़ के आते, पाटलिपुत्र को उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बिंदु उन्होंने बना दिया था। गुप्तों के अधीनस्थ शासक भी थे और सामंत की उपाधि का प्रयोग जो है ये करते थे। कौन? मोखरी। कन्नौज पर शासन करा था, पहला पॉइंट। दूसरा, पाटलिपुत्र को उत्तर भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना दिया था इन्होंने, और गुप्तों के अधीनस्थ शासक भी थे और उनके सामंत उपाधि भी थी।
थानेश्वर के पुष्यभूति, कुरुक्षेत्र में थानेश्वर में उनकी राजधानी थी। यहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रभाकर वर्धन के प्रवेश के साथ राजवंश जो है वो प्रभावशाली हो गया था। यानी प्रभाकर वर्धन जो है इन पुष्यभूति वंश में इसके स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। और यहीं से हम लोग जो पुष्यभूति वंश हुआ था उसको आगे वर्धन वंश के रूप में पढ़ के आते हैं। यह आगे चलकर किस रूप में आ जाता है दोस्तों, इसको हम लोग वर्धन वंश के रूप में पढ़ के आते हैं। वर्धन वंश असल में पूछे पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हुए थे, तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही हुआ था कुरुक्षेत्र थानेश्वर में। इसी वंश में आगे चल के हर्षा का जिक्र होता है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोग यहीं पढ़ के आते हैं। मोखरी दे रूल्ड ओवर कन्नौज विच ग्रेजुअली रिप्लेस्ड पाटलिपुत्रा एज ए पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। दे वर ऑल्सो द सबॉर्डिनेट रूलर्स ऑफ द गुप्ताज एंड यूज द टाइटल ऑफ सामंत। और किस नाम से जाने गए, सामंत के नाम से। पुष्यभूति जो थानेसर, दे हैड देयर कैपिटल एट थानेसर। कहां पे राजधानी थी उनकी, थानेसर में। इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। द डायनेस्टी बिकम द इन्फ्लुएंट विद द एसेसन ऑफ प्रभाकर वर्धन। इसके स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन हो गया था, प्रभाकर वर्धन। हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्तों के जो सामंत और अधीनस्थ जो राज्य थे या जो राजा थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे, उनका वर्चस्व जो है धीरे धीरे यहां से बढ़ने लगा था। तो उसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट पे। वाकाटक आएगा। इस वंश के संस्थापक जो विंध्य शक्ति था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन पढ़ के आते हैं, विंध्य शक्ति। ध्यान कीजिएगा हम लोग पढ़ के आते हैं समुद्रगुप्त की बेटी के बारे में भी, है ना, जो वाकाटक के राजा के साथ जो है उनकी शादी होती है। इन्होंने मध्य पश्चिम भारत पर शासन किया। चालुक्य, इन्होंने वातापी में राजधानी के साथ जो है पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य जो है स्थापित किया। पुलकेशिन द्वितीय इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। 610 से 642 के शासनकाल में साम्राज्य का तेजी से विकास हुआ था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो है युद्ध होता है। वाकाटका द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज विंध्य शक्ति। पेपर में यहां से भी क्वेश्चन आता है कि वाकाटका वंश के संस्थापक कौन हो गए थे, तो आंसर कर देंगे आप सब विंध्य शक्ति। दे रूल्ड ओवर सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया। तो सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया पे उन्होंने रूल करा। चालुक्याज दे सेट अप देयर किंगडम्स इन वेस्टर्न डेक्कन विद द capital of Vatapi. The kingdom rapidly rose to prominence during the reign of the Pulketion II. पुलकेशिन द्वितीय के दौरान, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध भी होता है। नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है जिसकी रचना रवि कीर्ति ने करी थी। नाम है एहोल अभिलेख। किसमें जानकारी मिलती है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख कौन सा बताया आपको, एहोल अभिलेख। यह भी आप सबको यहां से ध्यान रखना है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हो गया है। एहोल अभिलेख, इसकी जानकारी भी जो इसमें मिलती है हमें। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है किसके बीच में, हर्षा लिख देता हूं, यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है। और एहोल अभिलेख की रचना अगर आप सबसे पूछे कि किसने करी थी, इसको किसने लिखा था, तो आंसर क्या कर देंगे, रवि कीर्ति ने जो इसको लिखा था। इसको लेखन का कार्य किसने करा था दोस्तों, तो रवि कीर्ति ने जो इसके लेखन का कार्य करा था। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पल्लव। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान पल्लव सत्ता में आ गए थे। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन के शासनकाल में पल्लव सत्ता में आए। दक्षिण भारत में उनके शासन की जगह शाही चोलों ने ले ली थी। सांस्कृतिक रूप से उनका शासनकाल तमिल भक्ति साहित्य और दक्षिण भारत में कला और वास्तुकला की द्राविड़ शैली, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मंदिर निर्माण की शैली पढ़ के आए थे। ये क्या लिख दिया यहाँ पे, दक्षिण भारत की। अगर यही बात लिख दिया होता है यहाँ पे उत्तर भारत में, तो क्या बोलते आप सब, फिर हम लोग सब कहते हैं सर उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली बताई है यहाँ पे वो नागर होती। उत्तर भारत की क्या होती, नागर, और दक्षिण भारत की शैली कौन सी होगी, द्राविड़ शैली। और दोनों का मेल अगर हम सबसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैश्यर शैली। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैश्यर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ से, नागर और द्रविड़, इन दोनों में वैश्यर। और एक हम लोग पढ़ के आते हैं पंचायतन। ये पंचायतन भी क्या है, तो पंचायतन भी जो है दोस्तों ये मंदिर निर्माण की शैली हो गई है। इसमें एक मुख्य मंदिर बीच में होता है जो अन्य 4 मंदिरों से घिरा होता है। मंदिर निर्माण, पंचायतन मंदिर निर्माण शैली है ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहां से देखेंगे पल्लवास, द पल्लव्स रोज टू पावर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महेंद्र वर्मन एंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दौरान ये सत्ता में आए। देयर रूल इन साउथ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द इंपेरियल चोलाज, शाही चोलों के द्वारा। उसके बाद कल्चरली देयर रीजन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ तमिल भक्ति लिटरेचर एंड द्राविडियन स्टाइल ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में द्राविड़ जो है कला, उसका विस्तार इन्होंने यहां से करा था। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग एक बार यहां से रिवाइज करते हैं सब चीजों को।
जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे पहला तो यहाँ से आप सब जो है एक सीरीज देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट राजा बने थे। सबसे पहले श्रीगुप्त की बात करते हैं तो गुप्त वंश का एक फाउंडर संस्थापक था। गुप्त वंश के फाउंडर के रूप में हम लोग पढ़ के आते हैं श्रीगुप्त को। उसके बाद घटोत्कच राजा बनता है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये पहला राजा होता है जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, यानी महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला पहला राजा। और इसी को ही जो है एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। एक्चुअल जो है फाउंडर किसे माना गया था? एक्चुअल फाउंडर जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया है। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त को पढ़ के आते थे। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा गया। उसके बाद अगर देखोगे नेक्स्ट, इसको वीणा वादन करते हुए पाया गया। वीणा वादन यानी वीणा वादन करते थे। इसी के साथ ही संगीत प्रेमी भी कहा गया। क्या दोस्तों? तो संगीत प्रेमी की उपाधि भी दी गई, संगीत प्रेमी। इनके दरबार में जो है हरिशेन रहता था, एक दरबारी कवि हरिशेन, जिसने जो है कौन सा लिखा था दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करी थी। प्रयाग प्रशस्ति लेख ये किसने लिखा था? तो ये हम लोग पढ़ के आते हैं, हरिशेन ने लिखा था। उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली का जो है, महरौली का स्तंभलेख से पढ़ के आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे शक्तिशाली में थे। इसके दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न जो इसके दरबार में रहते थे, उनमें से एक कालिदास आता है, एक धन्वंतरी आता है। ये 2 हम लोग पढ़ के आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत भी चलाया था। कौन सा दोस्तों? तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त ये एक विक्रमादित्य थे, यानी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। किसकी दोस्तों? विक्रमादित्य। इतिहास में विक्रमादित्य जो एक उपाधि थी। टोटल कितने उपाधि पढ़ के आते हैं हम लोग? 14 विक्रमादित्य। पहले उज्जैन के एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य, जिन्होंने जो है शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली और एक संवत चलाया था जो किस नाम से जाना गया? विक्रम संवत के नाम से। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में पढ़ के आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक और है कि फाहियान, एक चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, अगर हम सबसे पूछेंगे किसके दरबार में आता है, तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। स्कंदगुप्त से पढ़ के आते हैं। इन्होंने 2 काम का पढ़ने हैं हम लोगों को यहाँ से। एक तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील यानी इसके मरम्मत का काम करा था। सुदर्शन झील, इस सुदर्शन झील का अगर आप सबसे पूछे निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर क्या करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, इसकी मरम्मत का काम करा था, मरम्मत करवाई थी इसकी स्कंदगुप्त ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक है जो हम लोग पढ़ के आते हैं गुप्त वंश के दौरान, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम, ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनकी हम लोग ये बात ध्यान रख लेते हैं। एक बीच में आप सबको पता होगा भानुगुप्त का एरण अभिलेख आता है। किसका दोस्तों? भानुगुप्त का, भानुगुप्त का 510 का एरण अभिलेख। इसमें जो है सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। एरण अभिलेख ध्यान रखिएगा, एरण अलग है और एहोल अलग है। एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने करी थी। भानुगुप्त का 510 का एरण अभिलेख आता है, इसमें सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी ने हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की जो है रचना करी थी। इलाहाबाद का अभिलेख पहले कौशाम्बी में था, ऐसा हम लोग पढ़ के आते हैं। एक नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद यहाँ से जो है आप सब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेखक के बारे में, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त एरा को जो है स्वर्ण काल कहा गया। संस्कृत जो है गुप्तों की राजकीय भाषा पढ़ के आते हैं। और कुछ पुस्तकें हैं, कुछ राइटर हैं जो संस्कृत के हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, बाइबल के बाद कहते हैं दूसरी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक है। पंचतंत्र की रचना किसने करी थी? विष्णु शर्मा ने। आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत की रचना किसने करी थी? आर्यभट्ट ने करी थी। व्रत संहिता की रचना किसने करी थी? वराहमिहिर ने। वराहमिहिर 9 रत्नों में से एक था, पढ़ के आते हैं पहले। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बार पेपर में पूछी गई है। इसके साथ रघुवंशम और मेघदूत बहुत आई है भाई एग्जाम में। मेघदूत की रचना जो है वो किसने करी थी? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आप सब ध्यान रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात हो गई है।
मेघदूत की रचना किसने करी थी? तो कालिदास ने जो है मेघदूत की रचना करी थी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट देखोगे यहाँ से, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी गुप्तों ने। सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं सिक्के किसने जारी करे थे? गुप्तों ने। इनके सिक्कों को क्या नाम दिया गया था? दिनार कहा गया था। चांदी के सिक्के जो जारी करे थे उनको क्या कहा गया था? रुपये का। चांदी के सिक्कों को गुप्तों के समय में क्या कहा गया? रुपये का। ये लेन देन के लिए थे, डेली लेन देन के लिए जो है चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। रुपये का कहा गया था। चांदी के सिक्के को क्या कहा गया था? रुपये का। और सोने वाले सिक्कों को क्या कहा गया था? दिनार। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है वो किस समय में होता है? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में होता है। चलिए अभी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको यहाँ से समझने हैं, देखने हैं। एक बात होती है हमेशा संवत की। क्या दोस्तों? संवत। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, संवत। ध्यान रखिएगा, हम लोग 3 संवत के बारे में पढ़ के आते हैं। एक हम लोग पढ़ के आते हैं सबसे पहले विक्रम संवत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? विक्रम संवत। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सबको ध्यान रखना है। विक्रम संवत से याद क्या करोगे? विक्रम संवत से विक्रमादित्य याद करोगे, विक्रम संवत। सेकंड वन जो है, सेकंड जो हो जाएगा आपका यहां से, आप ध्यान रखोगे शक संवत। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? शक संवत को पढ़ोगे, शक संवत। शक संवत यहां से क्वेश्चन आएगा। और तीसरा जो है हम लोग जहां पढ़ रहे हैं अभी अपना, ये गुप्त संवत आएगा। पेपर में मैं रिलेट करके आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां से पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त संवत हो गया है। अब देखिएगा, तीनों में ही क्वेश्चन है, तीनों ही संवत है, तीनों अलग अलग हो गए हैं, इनको ध्यान रखना है आप सबको। गुप्त संवत जो है 319-20 में, 19-20 में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का था आपका गुप्त संवत। उसके बाद शक संवत हम लोग पढ़ के आते हैं, कनिष्क का है। शक संवत किसका था दोस्तों? शक संवत कनिष्क ने जब गद्दी पर बैठा था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, इसने चलाया था। और ये 78 ईस्वी की बात हो गई है। 78 में कुषाण वंश का शासक था। ये किस वंश का शासक था दोस्तों? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिसने कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने करी थी। और 78 ईस्वी में जो गद्दी पर बैठता है जब कनिष्क, तो शक संवत की शुरुआत करता है। विक्रम संवत पढ़ के आते हैं, 57 ईस्वी में जो है विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं पूर्व में। कौन? तो उज्जैन के शासक थे, नाम था विक्रमादित्य। शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, ये ध्यान रखेंगे यहां से। और ये उज्जैन में हम लोग पढ़ते हैं, उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य। इतिहास में विक्रमादित्य 14 हुए थे, उनमें से फर्स्ट वन ये थे, ये फर्स्ट थे। फर्स्ट इतिहास में जो विक्रमादित्य की उपाधि हुई ना, ये फर्स्ट वन थे। मैंने आप सबको कहा पहले ये थे, सबसे ज्यादा जिनको ख्याति प्राप्त हुई वो चंद्रगुप्त थे, गुप्तों के चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड थे चंद्रगुप्त। और अंतिम विक्रमादित्य अगर पढ़ के आते तो हेमू विक्रमादित्य थे। कौन दोस्तों? हेमू विक्रमादित्य। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक के रूप में उनका नाम आता है, हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, एक तो संवत वाला पॉइंट आप सबका यहाँ से क्लियर हो गया। एक आप सबने देखा होगा यहाँ से राजवैद पे क्वेश्चन पूछा गया था, राजवैद। मैंने कहा था राजवेद भी आप सबको जो है 2-3 यहां से ध्यान रख लेने भाई। एक राजवेद हम लोग पढ़ के आते हैं जीवक, जीवक को पढ़ के आते हैं, जीवक। एक हम लोग पढ़ के आते हैं दोस्तों धनवंतरी, धनवंतरी। धनवंतरी। और एक हम लोग जो है पढ़ के आते हैं चरक। तो तीनों का अपना महत्व है, तीनों ही हम सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप सबको यहां से ध्यान रखना है कि ये तीनों जो है ये कौन थे, क्या क्वेश्चन यहां से आप सबसे पूछता है। सबसे पहले जीवक जो है ये हर्यक वंश का शासक हुआ था, संस्थापक ही था असल में। तो वो हर्यक का नाम क्या था? बिंबिसार। तो ये बिंबिसार का राजवैद था, बिंबिसार में। और इसको जो है महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजा गया था, महात्मा बुद्ध। धनवंतरी हम लोग किसके दरबार में पढ़ के आते हैं दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो गई है। किसकी दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो है धनवंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चरक जो है ये कनिष्क के समय की बात है। चरक किसके समय पढ़ रहे हो? कनिष्क के समय में पढ़ रहे हो। चरक की एक पुस्तक आती है चरक संहिता, चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है चरक संहिता, चरक संहिता।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप राजवैद से संबंधित भी ये पॉइंट जो इनको ध्यान रखोगे। एक मैंने आप सबसे कहा था भानुगुप्त का एर्ण अभिलेख, ये थोड़ा इतिहास से जुड़ी बात है, इसको ध्यान रखेंगे। भानुगुप्त का एर्ण अभिलेख 510 में मिलता है, सती होने का सबसे पहले प्रमाण मिला, सबूत मिला, तो अब अवैध करना है। तो राजा राम मोहन राय ने जो 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इसको अवैध घोषित कर दिया। अब महिलाओं का पुनरुद्धार करना है और उसमें नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपस्थिति में 1856 में पहला विधवा पुनर्विवाह होता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से गुप्त वंश को यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट टीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक आप सब जो है यहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और नई नई चीज़ों को आप लोग यहाँ से देखेंगे, पढ़ेंगे। अब आप सब सबसे पहला जैसे मैंने आप सबसे कहा कि जैसे आप सबकी वीडियो कंप्लीट होती है, आप सब जो है कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप सब प्लस में उसके साथ क्या देखेंगे, अपने जीएस की थ्योरी बुक के साथ यहाँ से रिवीजन कीजिएगा। जीएस की थ्योरी बुक से आप सब यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं और प्लस में उसके बाद एमसीक्यू लगाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू जो है आपने देखा होगा आज तो चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो अवेलेबल हैं और वहाँ पे आप सब जो है इनको अब कंप्लीट करेंगे। जब किसी एक टॉपिक से आप सब 3 बार गो थ्रू होंगे तब आप देखिएगा काफ़ी सारी बातें आप सब वहाँ से समझ पाए होंगे और बहुत सी चीज़ें आप सबके वहाँ से क्लियर भी हो गई होंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज अपनी क्लास में, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है एसएससी की जनरल स्टडी की जो बुक है, 8th एडिशन इसमें लॉन्च कर दिया है। बहुत फेमस किताब है पिनेकल की, है 6500। एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे ये किताब है, वो कंटेंट डेवलप किया गया है। 8th एडिशन है ये किताब, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये किताब अलग अलग आती है। चैप्टर वाइज बुक है और बेस कौन सा है, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे हमने रखा है इसको। आपको ये किताब अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की है किताब और ये मैं आपको पूरा इमेज दिखा रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो लेटेस्ट कंटेंट है उसके आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन है डिटेल में, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाती है पिनेकल की बुक में। ये किताब बहुत ज़्यादा इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक क्वेश्चन है उसके नीचे जो सॉल्यूशन होता है ना, वैसे देखने में 6500 क्वेश्चन है, 6500 है, लेकिन 25 से 30,000 क्वेश्चन से कम नहीं होते इस किताब में। बहुत ही कॉम्पैक्ट कंटेंट है, ईजी टू रीड है किताब और लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो आप इस किताब को जरूर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ। ऑल द बेस्ट।